हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जोशी मठ। अब वो बहुत ही धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो और बड़ा ही खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है वहाँ पर, और वो दरक रहा है यानी धंस रहा है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे आपको, और सैटेलाइट वीडियो से आपको पूरी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति आई है, और भविष्य क्या होने वाला है, सरकार क्या कर रही है और क्या क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लोगों को, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। और भी कई क्वेश्चन हैं जिस पर चर्चा होगी। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पिछले साल यानी 2022 का टोटल करंट अफेयर्स का बुक अवेलेबल हो चुका है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। तो जाइए, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, लिंक भी अवेलेबल है। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वो जाएँ वहाँ पर और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं कि मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में 1 साल तक का है। पिछले करंट अफेयर्स और अगले 1 साल तक के जो भी अपडेट होंगे पीडीएफ, वो सब आपको मिलेंगे ऐप पर सरकारी जॉब न्यूज़ के। और टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट, ये सब तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के, वो भी 1 साल तक देने को मौका मिलेगा। और बुक्स पे 20% का छूट है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अब मुद्दे पे चलते हैं, और आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है इस वक्त अखबारों में जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसने की वजह से जोशी मठ को खाली करने का आदेश जारी किया है, उसके बहुत बड़े हिस्से को। तो किस जिले में स्थित है ये उत्तराखंड के? आंसर होगा चमोली। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इतना गंभीर मुद्दा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस में भी इसकी हाई लेवल मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर ने खुद पूरे मामले की समीक्षा की, और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी भी मीटिंग हुई है इस पूरे मसले को लेकर। चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी वहाँ पहुँचे जोशी मठ, और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, देखा। ठीक है, तो जोशी मठ जो है ना, वो उत्तराखंड जिले के चमोली शहर में स्थित है। एक बार मैप के थ्रू ले चलते हैं, सैटेलाइट मैप के थ्रू, और फिर उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत, और यहाँ देख रहे हैं आप उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्थित है, ये शहर है, टाउन है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का, और उसका नाम क्या है? जोशी मठ। ठीक है, और नज़दीक ले चलते हैं। ये पूरी आप देख रहे हैं ग्लेशियर, और उसी के पास में ये जोशी मठ है। पूरे पहाड़ पर सीढ़ी नुमा ये पूरा शहर बसा हुआ है, और इसी के ऊपरी हिस्से में औली है, हिल स्टेशन। वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, और यहाँ से ये जो जोशी मठ है, वहाँ से बड़ा ही मनोरम दृश्य बनता है। जैसे नंदा देवी पर्वत यहीं से पूरा नज़र आता है, उधर ढेर सारे पर्वत है, धूनागिरी पर्वत है, त्रिशूल पर्वत है। तो ये सारे पर्वत यहाँ से नज़र आते हैं, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जोशी मठ। ठीक है, और पिछले कुछ साल से यहाँ पर ज़मीन दरकने या कहें धंसने के मामले सामने आ रहे थे। ओके, और यहाँ के लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे कि इनके ज़मीन धंस रहा है, दरक रहा है। तो प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो से इस पर ध्यान दे। लेकिन अभी जनवरी में क्या हुआ है? जनवरी 2023 में जोशी मठ में धंसने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दरकने के। ओके, 561 घरों में, जो अब तक रिपोर्ट है द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की, उसके अनुसार 561 घरों में दरारें आ गई हैं। ये आप देख रहे हैं सड़क है, और सड़क में कितनी मोटी दरार है, जैसे भूकंप आ जाता है ना, और वो इस तरह से जो दरारें आ जाती है, तो वो ऐसा हाल है। ये महिला दिखा रही है कि किस तरीके से उसके घर में ये दरार आ चुकी है। ये आप अंदर के घर देख रहे हैं, जो पहाड़ पर जोशी मठ का ये घर है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो पूरा घर का एक बाहर का हिस्सा है, वो किस तरीके से खाई जैसी स्थिति हो गई है नीचे कुछ फीट की। ओके, और ये बड़ा ही मनोरम ये दृश्य यहाँ से होता है। और ये पहाड़ अब
दरक रहा है, धंस रहा है। कभी भी ये पूरा पहाड़ ढह सकता है, घर ढह सकते हैं। यहाँ डर है कि पूरा शहर ताश के पत्ते की तरह ढह न जाए। तो अब सरकार ने 7 जनवरी को जोशीमठ से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। जोशीमठ जो है वो 4,677 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है। करीब 600 परिवार रहते हैं और यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ है और इसके शिवलिंग में भी दरार आ गई। सेना का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण छावनी है, इसी के पास इस तरफ है, दूसरी तरफ, ओके, और वो भी वहाँ भी दरारें की खबर है। 600 परिवार जिनके मकान बहुत ही खतरनाक स्थिति में हो गए हैं और जिनके घर धंस सकते हैं, उनको तुरंत शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जोशीमठ में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा धंसने लगा, दरकने लगा, घरों में दरारें आने लगी, सड़कों पर खाई सी स्थिति बनने लगी। देखिए, जोशीमठ जिस ऊंचाई पर है, यहाँ पर है जोशीमठ, ठीक है, इस जगह पर। और इस जगह ये इसको कहते हैं पैरा ग्लेशियर। अब पैरा ग्लेशियर का मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर कभी न कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, ठीक है। अभी जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं पूरा, ये उत्तराखंड का, उसके आसपास का ये पूरा इलाका, इधर ये नंदा देवी पर्वत दिख रहे हैं और इस तरफ के पूरा ग्लेशियर है। तो ये जो ग्लेशियर है ना, अभी यहाँ से कुछ दूरी पर है, ये इधर नज़दीक तक था। ये जोशीमठ जो है ना, ये यहाँ पर भी ग्लेशियर थे, ओके। ग्लेशियर कुछ हजार साल पहले वो पिघल गए और उसका मलबा बाकी रह गया और मलबे से बना हुआ पहाड़ जिसे मोरेन कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डिस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि ज़मीन स्थिर नहीं है, जिसका संतुलन अभी बन नहीं पाया है। जो जोशीमठ है वो पूरा ऐसे मलबे पर है जो पूरी तरह से अस्थायी नहीं हो पाया, जिसकी ज़मीन पूरी तरह से जम नहीं पाई है। तो देखिए, बेसिक बातें तो आपने समझ ली। देहरादून स्थित एक इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर हैं कला चंद सेन। उनका कहना है कि आज की स्थिति, ये जो जोशीमठ है जो धंस रहा है, उसकी वजह प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। ये पहाड़ी शहर है, ठीक है, यहाँ की मिट्टी कमज़ोर है और इसमें ज़्यादातर जो है ना वो भूस्खलन द्वारा लाया गया मलबा यहाँ पर है और अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है पूरा इलाका। और यहाँ पर अनियोजित निर्माण है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं हो रही है और लगातार निर्माण हो रहा है। जनसंख्या का दबाव है, पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया जा रहा है। पानी का प्राकृतिक जो प्रवाह है उसमें बाधा हो रही है। जल विद्युत परियोजनाएँ वहाँ पर ढेर सारी हैं, विकास गतिविधियाँ हैं। तो इन सब ने क्या किया, ये स्थिति को ख़राब करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको बताऊं कि 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर SC मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने ये कहा था कि जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन वाले एरिया में आता है और ये जो शहर है पूरा पहाड़ से टूट कर आए, मिट्टी टुकड़ों, पत्थर के टुकड़ों, इन सब के ढेर पर बसा है और ये अस्थिर है। तो उनका ये कहना था कि इसके आसपास जो है ना कोई भी ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा इसके 5 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन नहीं हो, ऐसा कहा गया था, ठीक है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, खूब सारे कंस्ट्रक्शन हुए, खूब सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। मकानों में दरार की जो मामले हैं वो करीब 13 साल पहले शुरू हुए थे और जोशीमठ में उसके आसपास सुरंग बनाने का जो काम चला, उसकी वजह से पहाड़ दरकने लगे, धंसने लगे, ठीक है। लोगों का डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत तेज़ी से होने लगा, पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और वहाँ के जो जंगल थे जिसने पहाड़ को पकड़ा हुआ था, उस मतलब जंगल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ जिनके जड़ों ने उस पूरी मिट्टी को एक पकड़ में बनाया हुआ था, वो सब हटा दिए गए और पूरी ढलान पर पूरे खाली हो गई। जो पेड़ थे वो सब खत्म हो गए और जोशीमठ जो है करीब, अगर हम समुद्र तल से कहेंगे तो 6000 फीट पर है। लेकिन लोगों के बढ़ने की वजह से जंगल का जो पूरा इलाका है वो 8000 फीट पीछे खिसक गया, मतलब काफ़ी दूर तक जंगल वहाँ से ख़त्म हो गया।
तो इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग ये सब की घटनाएं बड़ी पैमाने पर हुई और वहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट जो है ना वो सब बनने लगा है। एनटीपीसी तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है, उस 16 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है वहाँ पर। एक बार आपको हम ले चलते हैं उस हाइडल जो प्रोजेक्ट है उसकी ओर, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ एनटीपीसी का ये तपोवन ये हाइडल प्रोजेक्ट है और ये 2021 में आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था ग्लेशियर फटने की वजह से भयानक बाढ़ आ गई थी अलकनंदा नदी में और इसके बाद ये जो है ना पूरा प्रोजेक्ट वो पूरा तबाह हो गया था और इसके सुरंग में मलबा भर गया था। तो हुआ ये है कि उसके प्रेशर से मिट्टी जो है ना अनबैलेंस हुई है और इसके अलावा और उस सुरंगों को जो जाम हो गया था उसको भी ठीक किया जा रहा है, खोला जा रहा है, नई सुरंगें भी बनाई जा रही हैं। तो इसकी वजह से वहाँ लगातार ज़मीन जो है ना वो धंसने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अब जब ये जोशीमठ पूरा धंसने लगा है तो ऐसे में सरकार ने किया है कि तपोवन का जो ये हाइडल प्रोजेक्ट है इसको बंद करा दिया है फ़िलहाल। बड़ी बड़ी मशीनें उस पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है और अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जोशीमठ जो है ना अलकनंदा नदी की तरफ लगातार खिसक रही है और प्राकृतिक आपदा आ सकता है। मतलब यहीं पर से आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी इधर से गुजरती है और यहाँ पर ये धंस सकता है और अलकनंदा नदी के अंदर वो जा सकता है पूरा जोशीमठ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ये बेसिक बातें जानना ज़रूरी था अगर ये आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी इन सब का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और दूसरे भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं एसएससी और बाकी एग्ज़ामिनेशन स्टेट के भी। तो ये सब जो बेसिक बातें हैं वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो उत्तराखंड यहाँ का जोशीमठ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो उत्तराखंड उसकी राजधानी क्या है? देहरादून शीतकालीन है और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत ने जनवरी 2023 में किस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में महिला शांति सैनिकों के एक प्लाटून को तैनात किया है? इंपॉर्टेंट बात है, आंसर होगा UNISFA। इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई, ओके। तो अबेई में अभी जनवरी में ही शांति सैनिकों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है और ये रहा प्लाटून है और इनको तैनात किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अबेई है कहाँ पर जहाँ पर शांति सैनिकों को तैनात किया गया है, वो भी महिला। और पहली बार कब तैनात किया गया था वो भी आपको बताऊंगा। 2007 में लाइबेरिया में पहली बार भारत ने महिला शांति सैनिकों को तैनात किया था, प्लाटून की तैनाती की थी। और अभी 2023 जनवरी में किया गया है, कहाँ पर? अबेई में। अबेई चलते हैं एक बार देखते हैं। तो प्यारा भारत है, अबेई जो है ना वो अफ्रीका में। तो अब अफ्रीका की ओर चलते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में आपको ये यहाँ पर सूडान है रेड कलर में और ये साउथ सूडान है। इन दोनों के बीच में आपको एक जगह दिख रहा होगा, ये ओके, ये वाला जो जगह है और ये अशांत क्षेत्र है। और जूम करके चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस जगह पर ये पूरा कैंप है। तो ये यूनाइटेड नेशंस का ये बेस कैंप है अबेई में। और ये अबेई की अगर बात करेंगे ना कितना बड़ा है अबेई, तो करीब 10,546 वर्ग किलोमीटर में अबेई फैला हुआ है। और उसी में बीचों बीच में ये यूनाइटेड नेशंस के जो शांति पीस कीपिंग मिशन है यानी UNIFSA, तो उसका बेस आपने देखा, ठीक है। अबेई क्षेत्र है ना उसकी राजधानी क्या है? अबेई टाउन। और आपको बताऊं कि सूडान और साउथ सूडान में जब ये मतलब सूडान टूटकर साउथ सूडान अलग हुआ था और उसी दौरान कुछ विद्रोही अबेई में थे और वहाँ एक अलग ही विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया और यहाँ अशांति थी। तो यहीं पर यूनाइटेड नेशंस ने ये पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की, ओके। तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स क्या है? इसको 1948 में शुरू किया गया था। उद्देश्य ये है कि जो भी संघर्षशील देश हैं जहाँ पर संघर्ष हो रहा है, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है,
और स्थिति बेकाबू है तो वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए, पीस स्थापित करने के लिए एक फोर्स भेजा जाए। और अगर हम अभी बात करेंगे तो इस वक्त इतने जगहों पर पीस कीपिंग मिशन चल रहा है। ओके, एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी है और वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये आपने देखा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, फिर से बता दूं कि आप सबके लिए बुक अवेलेबल हो गई है पिछले साल के टोटल करंट अफेयर्स की, और पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मेंबरशिप है आपके लिए बहुत शानदार ढंग से, मोबाइल ऐप पर आप उसके बहुत सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्ष 2023 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या किन्हें चुना गया है? आंसर होगा तपन सैकिया। ठीक है, और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं तपन सैकिया, और उनका फोटोग्राफ ये रहा। तो कैंसर में इलाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है असम के लोगों के बीच, तो उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है, उनको चुना गया है और जल्द ही उनको सम्मानित किया जाएगा। मुंबई में वो चिकित्सक हैं, ठीक है, लेकिन वो असम में भी वहाँ जाकर और बेहतरीन काम करते हैं। डॉक्टर तपन सैकिया, उनका दीप शिखा फाउंडेशन है और उसके ज़रिए वो असम में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और कैंसर के इलाज, उसके पता लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास में रहते हैं। ओके, तो ये जो अवार्ड है असम वैभव, अगर हम बात करेंगे पिछले साल 2022 में किसे मिला था, तो रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अच्छा, असम सरकार के द्वारा कई और अवार्ड दिए जाते हैं। असम वैभव जो सर्वोच्च असम का राज्य का पुरस्कार है, उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं और जीवन भर के सरकारी खर्चे पर चिकित्सा उपचार राज्य सरकार देती है। दूसरा अवार्ड है असम सौरभ, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो इन सबको ये दूसरा जो सम्मान है वो मिला है। कौन कौन है, अगर हम बात करेंगे असम सौरभ, तो कला और संस्कृति के लिए कृष्णा राय को मिला है। ओके, खेल के लिए गिलबर्ट संगमा को मिला है। स्पोर्ट्स के लिए ही नयन मोनी सैकिया को मिला है। साइंस के लिए डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को मिला है। स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सेवा के लिए डॉक्टर शशिधर फुकन को मिला है। ओके, और एक और अवार्ड दिया गया है और वो है असम गौरव अवार्ड। तो उसमें कई सारे नाम हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये सब रही। 15 लोगों को असम गौरव सम्मान दिया गया। असम की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, और राजधानी के दिसपुर। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में लश्कर-ए-तैयबा यानी LET के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आंसर होगा TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ओके, तो गृह मंत्रालय ने 5 जनवरी को ये इस आतंकवादी संगठन, इस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि ये लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के तौर पर ये अस्तित्व में आया वहाँ और आतंकवाद को बढ़ा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को भर्ती कर रहा है। तो इस वजह से UAPA के तहत यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने ये काम किया। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस वर्ष का लक्ष्य तय किया? आंसर होगा 2023। इसी साल तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य तय कर दिया गया है और PIB का ये प्रेस नोट देख रहे हैं बाई 2023। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो उन्होंने कालाजार उन्मूलन की स्थिति की समीक्षा की और ये फाइनली तय हुआ कि इसको ख़त्म किया जाए। ओके, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2007 में करीब 44,500 केस थे और अभी 800 कुछ केस इस वक्त यानी 2022 में, अभी तो पूरा साल खत्म हुआ 2022 का, तो उस समय 800 कुछ केस थे। तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है, 98% का डिक्लाइन है कालाजार में। तो यही कोशिश की गई है कि इस साल कालाजार का उन्मूलन हो जाए यानी ख़त्म हो जाए, एरेडिकेशन हो जाए भारत से। ठीक है,
मुख्य तौर पर 4 राज्यों में कालाजार के मामले बचे हुए हैं। कौन कौन से? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कोशिश यही है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और कालाजार में ये होता है बुखार होता है, और ये लोगों से कहा गया है कि अगर लंबे समय तक बुखार है तो जांच कराई जाए, और मामलों को नियंत्रित करने के लिए जांच, स्प्रे, दवाएं, इन सब कई व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। कालाजार क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो परजीवी यानी पैरासाइट, उसका नाम है लिशमैनिया डोनोवानी, उसके कारण होता है। बालू मक्खी से ये फैलता है। बालू मक्खी, उसमें ये परजीवी यानी पैरासाइट जो है ना वो उसके साथ रहता है। अगर वो बालू मक्खी किसी के बॉडी पर आता है और काटता है तो उससे इन्फेक्शन होने के खतरे होते हैं। ठीक है, ये बालू मक्खी कम रोशनी वाले नम जगहों पर, जैसे मिट्टी के दीवारों, दरारों, चूहे के बिल, नम मिट्टी, इन सब में होते हैं। तो देश के कुछ ग्रैंड मास्टर जो हाल में बने हैं उन सब की लिस्ट में दिखा दूं तो 79th है एम प्रणेश, और कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि 78th कौस्तुभ चटर्जी बने। ओके, 77th बात होगी तो आदित्य मित्तल, 76th है प्रणव आनंद, 75th है प्रणव वी, 74th है राहुल श्रीवास्तव, 73rd है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन किस रूट पर बन गया है? सबसे लंबा बात हो रही। आंसर होगा गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो रूट है वो, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये लॉन्गेस्ट फुल ABS सेक्शन हो गया, ऑटोमेटिक सिग्नल वाला, और वहाँ पर ये इस तरह का है। और तमाम जो ट्रेनें हैं गाजियाबाद से लेकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है वहाँ तक, कहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन? वाराणसी, ओके, शहर के पास में ही। तो वहाँ तक का जो पूरा इलाका है वो ऑटोमेटिक सिग्नल हो गया है। ओके, और ये इस तरह का ऑटोमेटिक सिग्नल हो गया है, मतलब कोई सिग्नल को चेंज करने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रेनें जो है ना वो एक के पीछे एक किलोमीटर के अंतराल पर वो चलती रहेगी ऑटोमेटिकली। उससे क्या होगा? उससे रफ्तार भी तेज़ी से होगी और एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं होगा। मतलब अगर ट्रेन रुक जाती है तो 1 किलोमीटर पहले ही दूसरा सिग्नल ये बता देगा कि रुक जाओ, आगे कोई ट्रेन है, आगे कोई खतरा है। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेनें रुक जाया करेंगी। रेल मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑफशोर यानी अप तटीय, मतलब तट से कुछ दूरी पर, तो वहाँ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 134th बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, यानी OSCC की। आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, 4 जनवरी को हुई है वाराणसी में, या कहें बनारस में। और भारतीय तट रक्षक बल, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं VS पठानिया, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मेरे बगल में। ठीक है, और इसमें यही हुआ है कि जो समुद्र से कुछ दूरी पर, यानी समुद्र में ही, वहाँ की सुरक्षा कैसी हो, हम कितनी तत्पर हैं सुरक्षा के लिए, और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इन सब पर बातचीत हुई है। आतंकवाद से कैसे लड़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। के वेल्टन, इनका निधन हो गया 4 जनवरी को, तो इनमें से क्या थी? आंसर होगा लेखिका, बहुत ही मशहूर लेखिका थी। इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में इन पर बात की है। 91 ईयर की थी। जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, लेकिन पालन पोषण न्यूजीलैंड में हुआ, और ब्रिटिश राइटर उनको ये कहा भी जाता है। ठीक है, और उन्होंने अपना जो पहला उपन्यास लिखा था द फैट वुमेन्स जोक लिखा था, और 30 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। 7 नॉन फिक्शन पुस्तकें लिखी हैं, कई सारी लघु कथाएँ, ये सब लिखे हैं। ओके, तो काफ़ी चर्चित लेखिका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर होगा कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है, कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस विधायक हैं। 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उनको चुन लिया गया। 16वें अध्यक्ष बने हैं वो। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, राजधानी शिमला है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन ने
या कहें कि इस संस्था ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परियोजना शुरू की है? आंसर होगा एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, तो एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली ये हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन का काम शुरू किया है पीएनजी नेटवर्क में। पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस, जो घरों में पाइप के जरिए जो नेचुरल गैस पहुंचा जाता है, तो उस नेचुरल गैस में हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की गई, यानी उसमें मिश्रण कर दिया गया है। तो इससे ये हुआ कि हाइड्रोजन मिल जाने से क्या होगा, हाइड्रोजन तो फ्लेमेबल होता ही है और नेचुरल गैस तो है ही फ्लेमेबल, तो दोनों के मिश्रण से ये होगा कि पीएनजी की ना ज़रूरत थोड़ी सी कम होगी ब्लेंडिंग होने से। तो हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो पानी से तोड़ कर निकाला जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके, इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया। ओके, जैसे कोयला हो गया और डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके वाटर से हाइड्रोजन अलग किया गया, ऑक्सीजन अलग किया गया और हाइड्रोजन को मिलाया गया पीएनजी में। एनटीपीसी की बात कर लें, मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1975 में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और जो जोशीमठ का पूरा मामला है उसे आप शेयर जरूर करें तमाम मित्रों को, ताकि लोगों तक ये समझ भी विकसित हो सके कि क्या मामला है और किस तरीके से अगर हमने प्रकृति को उसकी चिंता बगैर हमने विकास का बेतरतीब कार्यक्रम जारी रखा तो क्या होता है, पूरा शहर तबाह हो सकता है। ठीक है, और हाँ, चलते चलते एक बार फिर मेंबरशिप आप ले सकते हैं। आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए ही तैयार किया गया है। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ खास चीज़ है, इसमें आपको मिलता है और पीडीएफ तो मिलता ही अगले 1 साल तक, पिछला भी, और बुक्स पे डिस्काउंट भी मिलती है। बुक्स अवेलेबल हो चुका है पिछले साल का, देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में।